आइए आपके सामने हमारा प्रयास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 21 और 22 मई का 21 और 22 मई उल्टियां भी कीमती हो सकती है। सवाल है वो उल्टी किसकी है? वेल की उल्टी, जिसको एम्बर ग्रिस कहा जाता है, वो वेल की उल्टी कहते हैं। वो ब्लैक कलर का होता है। एक्चुअली अभी पकड़ा गया है। वेल की उल्टी जो है लगभग 18.1 केजी वेल की उल्टी पकड़ी गई है और उसकी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू पता है कितनी है? 31.67 करोड़। यानी इतना महंगा, करोड़ों रुपए से ज्यादा महंगा है पर केजी वेल की उल्टी। और अभी पिछले 2 सालों में ये 40.52 किलोग्राम पकड़ा जा चुका है। अब सवाल ये पकड़ा कहाँ गया? तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पे इसको पकड़ा गया है, कोस्ट पे पकड़ा गया है। अब यहाँ पे अब समझो, अब मतलब आप कहोगे कि वेल नहीं पकड़ना तो चलो ठीक है, वेल का खरीद बिक्री ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये इलीगल है। लेकिन वेल की जो उल्टी है, जिसको एम्बर ग्रिस कहते हैं, इसको भी आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते। ये भी प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो ये फैक्ट्स है। इसके अलावा टोटल 40.52 अभी तक किया गया है, ये 18 करोड़ का था। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे? तो वेल की जो उल्टी है ना, ये जिसको एम्बर ग्रिस कहते हैं, ये एम्बर ग्रिस को फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है। थोड़ा सा ब्लैक कलर का ठोस होता है, काले रंग का होता है, सॉलिड होता है, मोम से बना हुआ पत्थर की तरह ये दिखता है और फ्लोट करता है। तो ये एम्बर ग्रिस है। इसका यूज क्या है? इतना महंगा क्यों है? तो इसका यूज ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और महंगे महंगे जो प्रोडक्ट होते हैं परफ्यूम के, उस परफ्यूम में इसका यूज किया जाता है। वेल के इंटेस्टाइन से, आंत से निकलने वाला ये प्रोडक्ट है। और इसकी जो खुशबू है, जो पता नहीं खुशबू होगी उसके अंदर, तभी तो लोग यूज करते हैं। उसकी जो खुशबू है वो लंबे समय तक टिकती है। तो ये फैक्ट है। इसके अलावा मेडिसिन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो 2-3-4 फैक्ट हो गए। इतना काफी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अमरदीप सिंह औजला लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इनको एमजीएस के पोस्ट पे डाला गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? एमजीएस पोस्ट। एमजीएस पोस्ट का मतलब क्या है? ये सेना के अंदर एक नया पोस्ट है जो जनरेट किया गया था। अभी बात करेंगे। इसको मास्टर जनरल सस्टेनेंस कहते हैं। मास्टर जनरल सस्टेनेंस कहते हैं एमजीएस को। इस एमजीएस का काम क्या है? इस एमजीएस का काम है सेना से रिलेटेड गोला बारूद, कपड़े, इन सब चीजों की व्यवस्था को देखना। तो इसकी व्यवस्था को देखने के लिए एक नया पोस्ट ही बनाया गया है। और यहाँ पे औजला साहब को इसका, और औजला साहब पहले नहीं है, सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा को ये पोस्ट दिया गया था। उसके बाद से ये लगातार दिया जाने लगा है। तो गोला बारूद, कपड़ा, जनरल स्टोर और युद्ध का जो भी सामान है उसके लिए, बेसिकली उसको मेंटेन करने के लिए, उसके स्टॉक को रखने के लिए, अवेलेबल करवाने के लिए ये पोस्ट है। तो अमरदीप सिंह औजला को ये पोस्ट दिया गया है। चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे अभी ये थे। मणिपुर में हिंसा तो अपने चरम पे है, बहुत हद तक, लेकिन कंट्रोल हो गया है। अब मणिपुर में जो हिंसा हुई वो आगे ना हो और जो हिंसा है वो शांत रहे, इसके लिए सेना ने बहुत ही कमाल का एफर्ट किया है। उसको कहा गया है सफेद झंडा अभियान। सफेद झंडा अभियान। एक्चुअली मणिपुर में ये सफेद झंडा अभियान चलाया जा रहा है। और सेना क्या कर रही है? सेना अभी वहां के 6 जिलों के 15 से अधिक गांव में चलाया गया और काफी सक्सेसफुल दिख रहा है। सेना के जवान गश्ती तो कर ही रहे, प्रोटेक्शन कर ही रहे, साथ में वहां के लोकल लोगों से बातचीत करके, मतलब एक भाईचारा वाला माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, उसको सपोर्ट में ले रहे हैं। और जो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, वो उस व्हाइट झंडे को, कपड़े का बना झंडा है, उसको अपने घर में लगा लेते हैं। तो ऐसे करके उसको स्प्रेड किया जा रहा है। जो नहीं लगा रहा है, मान लो कि सफेद झंडा लग रहा है, भाईचारा शांति का प्रतीक है, 2 घर ने नहीं लगाया, तो सब लोग देखेंगे ना कि ये जो 2 घर है ये नहीं चाहता है कि शांति हो, तो उसको लेकर और उस तरह के लोगों को बाइकआउट भी कर दें, या सेना की भी नजर हो ऐसे लोगों पे। तो इसको लेकर इन्होंने चलाया है और काफी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि कम्युनिटी से बातचीत हो रही है और वो लोग आगे आके पहल कर रहे हैं। सफेद झंडा अभियान कहां पे चलाया गया? मणिपुर में चलाया गया। भारतीय सेना के लिए चलाया गया, भारतीय सेना के द्वारा चलाया जा रहा है और वहां पे शांति स्थापित करने के लिए इसको चलाया गया है। तो एक अच्छा, और सेना के साथ असम राइफल भी, दोनों ध्यान रखिएगा। फैक्ट्स अगर पूछे तो सेना और असम राइफल दोनों ने मिलकर इसको चलाया है।
ये छोटा सा फैक्ट है, प्रिंस हैरी की अभी पीछा हो रही थी, जैसे डायना की पीछा किया गया था पेपराजी के द्वारा, जो फोटोग्राफर्स का एक समूह है, स्वतंत्र फोटोग्राफर्स का समूह है, जो बड़े बड़े फेमस पर्सन के निजी जीवन में ताक झांक करते हैं। तो उन्होंने प्रिंस हैरी और उसकी वाइफ और उनकी मां जो चल रही थी, तो 2 घंटे तक पीछा करके पिक्चर लिया है। तो प्रिंस हैरी ने क्या किया, प्रिंस हैरी ने एक नोटिस भिजवाया है कि हमारे उस पर्सनल पिक्चर को आप हमें भेज दें, लेकिन पेपराजी ने उस पर कमेंट किया है, बोला कि अमेरिका के राजाओं को तो हमने भेजा ही नहीं, आपको हम क्या भेजेंगे। भारत और नेपाल के रिश्ते की बात अभी फिर से गर्मा गई है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ही है ना, प्रचंड याद रहता है। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, 29 तारीख को। जब आएंगे तब देखा जाएगा कौन सा एग्रीमेंट हुआ है। बट नेपाल के साथ वैसे भी भारत का रिश्ता पहले से खराब हुआ है, क्योंकि चीन ने काफी ज्यादा इंटरफेयर वहां किया है, भारत वहां थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। तो खैर, लेकिन अभी जिस तरह से ये आ रहे हैं, और खासकर इनके साथ भारत का रिश्ता हमेशा से ही खराब, मतलब ये भारत के बहुत फेवर में नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 4 दिन के लिए आ रहे हैं, तो भारत नेपाल के लिए अच्छा है, द्विसंबंधीय जो स्थिति है वो मजबूत होगी। G20 की बैठक शुरू हो गई है। बैठक कहां शुरू हुई है, तो श्रीनगर में। इस पे एक डिटेल हम लोग बात करेंगे जब इसको ये समाप्त होता है। अब वहां शुरू हो गई, यहां पे इंपॉर्टेंट पता है क्या, सऊदी अरब ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, सऊदी अरब नहीं आ रहा है। दूसरा एक और है, टर्की भी इसमें शामिल नहीं हो रहा। ये तो चलो ठीक है, चीन ने विरोध कर दिया है। कमाल का फैक्ट ये है कि चीन ने इसका विरोध कर दिया। चीन ने बोला कि कोई भी विवादित स्थल पे इस तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। वैसे लगभग 60 देशों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भाग ले रहे हैं, और श्रीनगर में प्रोग्राम हो ही रहा है। सबसे अधिक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सिंगापुर के हैं। इसके अलावा विशेष आमंत्रित जो विशेष स्पेशली इनवाइट किया जाता है ना, वो लोग भी आ रहे हैं। अब देखो कमाल का कि चीन जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आर्थिक गलियारा वाला काम कर रहा है, तो ठीक है। तो हमारा जो ऑक्यूपाइड लैंड है, डिस्टर्ब लैंड है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, वहां वो करे तो ठीक है, और हम यहां मीटिंग कर रहे हैं तो दिक्कत है। हम अरुणाचल प्रदेश चले जाए तो दिक्कत होता है। तो अभी चीन ने ये किया है, अरब भी इससे दूर ही रहा है, और तुर्की भी इससे दूर रहा है। तो ये सब फैक्ट है। एक बार पूरा सब कुछ हो जाता है तो फिर हम लोग उस पर, अभी वहां सिक्योरिटी काफी टाइट है। सेना तो है ही है, बीएसएफ के जवान को भी डाला गया है, सीआरपीएफ की अच्छी खासी बटालियन है, एसएसबी है, जम्मू कश्मीर के पुलिस उसके अंदर है, एनएसजी है, मतलब जो भी होना चाहिए जमीन से आसमान, और जमीन आसमान पानी, जहां से भी सिक्योरिटी हो सकती है वो सारी दी जा रही है। रोड पे कोई भी ट्रैफिक नहीं चलेगा। जब ये चलेगा तो जिस रोड से इनका काफिला गुजरना है, उसके आसपास के बिल्डिंगों पे पैनी नजर है, तो वो सारी चीजें की गई है ताकि बेइज्जती ना हो जाए। ये मध्य प्रदेश ने एक और बड़ा काम किया है कि पहले ट्रेन से तीर्थ यात्रा होता था, अब प्लेन से तीर्थ यात्रा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। उन्होंने कहा है कि ट्रेन में 4-5 दिन लग जाते हैं, इसलिए प्लेन में ही यात्रा करवाएंगे। और पहला जत्था, यानी भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जो प्लेन में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगा। अभी इस बार 24 पुरुष और 8 महिला, यानी 24 मेल एंड 8 फीमेल, इन लोगों को तीर्थ यात्रा पे लेके जाया गया है। 19 जुलाई से ये चलेगा। 25 एमपी के 25 जिलों को इसके अंदर, 25 जिलों के बुजुर्ग इसमें शामिल हैं। पहला जो लॉट गया है बाई एयर, उसमें प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर, इनके साथ स्क्वाड भी होगा। असम के शिक्षा विभाग ने टीचरों के लिए एक ड्रेस कोड जारी किया है। उन्होंने बोला कि जो टीचर्स हैं वो एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आएंगे। जो फीमेल टीचर हैं और मेल टीचर है, दोनों के लिए लागू है। पार्टी वेयर, जींस, टी शर्ट टाइप की चीजें नहीं चलेगी। तो कोई भी पार्टी वेयर टाइप का, या ऐसा नहीं, कैजुअल, पार्टी वेयर और कैजुअल दोनों में से कुछ नहीं चलेगा। साफ सुथरा, शालीन और सभ्य रंग भी चटक नहीं होने चाहिए। सभ्य रंगों के कपड़े पहनने जाए, ऐसा कहा गया है। पुरुषों के लिए बोला गया कि फॉर्मल जो शर्ट पैंट आता है वो शर्ट पैंट पहनिए। महिलाओं के लिए सूट, साड़ी, वहां का जो मेखला चादोर है वो पहन सकते हैं। तो ऐसे करके एक डिसेंट लुक में उनको आना है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कहां पहुंचे? हिरोशिमा, वहां से पापुआ न्यू गिनी, और वहां से ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, और वो जगह सिडनी के पास है।
ठीक है, वो जगह सिडनी के पास है और उसका नाम है हैरिस पार्क। वहां पे हैरिस पार्क वहां पे बड़े संख्या में भारतीय रहते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम उस जगह का नाम बदल देंगे और नाम बदल के रख देंगे लिटिल इंडिया। तो नाम बदलने का सिलसिला सिर्फ भारत में नहीं चल रहा, विदेश को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहां पे भी नाम बदला जाएगा और उसका नाम बदल के कर दिया जाएगा लिटिल इंडिया। और ये जो हैरिस पार्क है वो न्यू साउथ वेल्स स्टेट के अंदर सिडनी एक टाउन है उसके पास में है, और परमामट्टा करके एक शहर है वहीं पे, छोटे सा एक ये जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इंटरनेशनल टूर पे ही हैं, पापुआ न्यू गिनी गए। इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पापुआ न्यू गिनी जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर अभी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे हैं। जेम्स मारापे ने पैर छू के प्रणाम किया और मीडिया में हलचल मच गई, पूरे इंटरनेशनल से नेशनल मीडिया में हलचल मच गई। तो खैर, तो अभी न्यू गिनी पहुंचे हैं पापुआ न्यू गिनी जेम्स मारापे। अब पापुआ न्यू गिनी पहुंचने वाले पहले पीएम, पापुआ न्यू गिनी एक इंपॉर्टेंस रखता है अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, उस पर हम लोग बात करेंगे। वहां पे चीन ने अभी काफी दबदबा बना रखा है। दबदबा ऑस्ट्रेलिया का होना चाहिए बट है चीन का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने क्या किया है, वहां अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। और पापुआ न्यू गिनी एक आइसलैंड वाला देश है, देखने में तो बड़ा छोटा लगता है लेकिन रिसोर्सेज बहुत अधिक है। सोना तांबा जैसे कई सारे रिसोर्स वहां पे है। अब वहां पे हमारे मोदी जी पहुंच गए हैं और ये जो पापुआ न्यू गिनी है वो इंडोनेशिया के पास है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये पड़ता है। द्वीपों का एक समूह है। राजधानी इसकी पोर्ट मोरेस्बी है और इसी पोर्ट मोरेस्बी में प्रधानमंत्री साहब गए थे। अब वहां पोर्ट ही हो सकता है ना, तो पोर्ट मोरेस्बी में गए थे। 60 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है, बहुत अधिक भाषाएं वहां बोली जाती है। ये सारे फैक्ट्स है। अब भारत को चीन को काउंटर करना है तो ऐसे देशों के साथ जो खास करके द्वीपीय देश हैं उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा करना होगा, प्रशांत महासागर में भी और हिंद महासागर में भी। WHO ने अभी IPNS जारी किया है। IPNS इंटरनेशनल लेवल पे, IPNS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क। ये पूरे दुनिया के जो देश इसके अंदर शामिल होंगे उनके पैथोलॉजी रिसर्च इन सब को एक साथ कनेक्ट करेगा और एक दूसरे के रिसर्च के रिजल्ट का इंफॉर्मेशन एक दूसरे देशों को देगा। तो दुनिया के अलग अलग प्रयोगशालाओं के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया इन सब पे निगरानी हो रही है, रिसर्च हो रही है, इसकी जानकारी टाइम टू टाइम इस नेटवर्क के जरिए अलग अलग देशों को मिलेगी। ठीक है, तो जो भी इस तरह की डिजीज है जो काफी ज्यादा हार्म कर रहे हैं, काफी ज्यादा मतलब लोगों की जान लेके जा रहे हैं, कोविड टाइप जिसको रोगजनक जीनोमिक्स कहते हैं, तो इस तरह के वायरस की पहचान करने में मदद मिलेगी। तो किसी भी तरह वायरस बैक्टीरिया इन सब को लेकर जो डिकोड करने की बात चल रही है, रिसर्च चल रहा है, उस पर इफेक्टिव कितना मेडिसिन है, इन सब के बारे में, उनका जो दवा पे जो उनका रिएक्शन है उसके बारे में, वो सारी चीजें इसके अंदर होगी और इसको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि जो भी जुड़े हुए देश हैं उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए। इस बार एक बड़ा बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश ने शुगर केन के उत्पादन के मुकाबले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। शुगर केन के उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल है महाराष्ट्र को तो पीछे छोड़ दिया, चलो ठीक है। अभी हुआ क्या, चालू सीजन है, उत्तर प्रदेश में 107.29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, महाराष्ट्र ने 105.30 लाख टन का उत्पादन किया है। ह्यूज अंतर है दोनों के बीच में। वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में 118 चीनी मिल है और महाराष्ट्र में 210 चीनी मिल है और सब रनिंग है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 28.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती हुई, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 28.53 लाख हेक्टेयर। महाराष्ट्र में उससे आधा हुआ है, 14.87 लाख हेक्टेयर। तब प्रोडक्शन देखो महाराष्ट्र का कितना है। तो इस तरह से फैक्ट है। इसमें भी 19.84 लाख टन का उपयोग एथेनॉल के लिए किया गया।
एथेनॉल के लिए किया गया। महाराष्ट्र में 14.70 लाख टन चीनी का जो यूज है वो एथेनॉल के लिए किया गया। तो एथेनॉल में भी अच्छी खासी संख्या में चीनी का अब यूज हो रहा है। माउंट एवरेस्ट पे फतह करने गए सिंगापुर से नेपाल पहुंचने वाले श्रीनिवास सैनी इंडियन ओरिजिन के थे। इनका अता पता नहीं चल रहा है। इनका आखिरी संदेश इनके पत्नी के नाम पे था कि एवरेस्ट पे पहुंच तो गया हूं बट लौटने की संभावना नहीं है, यानी वर्स्ट केस उनके साथ हुआ होगा। खोजी अभियान चल रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन वो श्रीनिवास सैनी दत्तात्रेय पहुंच गए थे। ये उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उनको ठंड लगा होगा, बहुत ऊंचाई पे पहुंचने के कारण वो बीमार हो गए होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि नीचे पहुंचना